हेलो दोस्तों, स्वागत है किताबी कास्ट पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मछुआरे का बेटा जो बचपन में अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करता था, वो कैसे भारत का सबसे महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और फिर सबसे प्रिय राष्ट्रपति बन गया? एक ऐसा इंसान जिसकी कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, जिसके पास कोई विशाल दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास सपनों की ताकत थी, मेहनत का जुनून था और सीखने की एक कभी ना खत्म होने वाली भूख थी। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनकी कहानी सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा है। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि कलाम साहब का जीवन और उनकी सीख किसी एक छोटे वीडियो में समा ही नहीं सकती। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप पहले कहीं शेयर कर लीजिए या सेव कर लीजिए, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार कुछ कुछ करके रुक रुक कर सुन सकें और हर एक बात को अपने दिल में उतार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र एक ऐसे महापुरुष की जिंदगी में, जिन्होंने हमें सिखाया कि आसमान की तरफ देखो, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारा दोस्त है। अध्याय नंबर 1। एक साधारण बालक का असाधारण सपना। रामेश्वरम की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक का सफर कैसे शुरू हुआ? भारत के दक्षिणी छोर पर बसा एक छोटा सा, शांत और पवित्र द्वीप शहर रामेश्वरम। यहाँ की हवा में समंदर की नमी और मंदिरों की घंटियों की गूंज एक साथ घुली रहती है। इसी शहर की एक साधारण सी गली में साल 1931 में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अबुल फकीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उनके पिता ज़ैनुल आबदीन एक नाव के मालिक थे और रामेश्वरम मंदिर के पास से हिंदू तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी तक ले जाने का काम करते थे। उनकी मां आशियम्मा एक बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की गृहिणी थीं। कलाम साहब का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन संस्कारों और प्यार से बहुत अमीर था। उनके पिता भले ही शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनमें एक सहज ज्ञान और उदारता थी। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और कलाम साहब ने बचपन से ही अपने घर में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक खूबसूरत संगम देखा। उनके घर से कुछ ही दूर पर प्रसिद्ध शिव मंदिर था और उनके पिता के सबसे अच्छे दोस्त थे उस मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। दोनों अक्सर साथ बैठकर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। आप सोचिए, वो माहौल कैसा रहा होगा जहां एक तरफ मस्जिद से अजान की आवाज आती थी और दूसरी तरफ मंदिर से आरतियों की गूंज। इसी माहौल ने नन्हे कलाम के मन में ये बीज बोया कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। यही वो पहली और सबसे मुख्य सीख थी जिसने उन्हें जीवन भर एक सच्चा इंसान बनाए रखा। उनका बचपन किसी अमीर बच्चे जैसा नहीं था। खिलौनों और सुख सुविधाओं की जगह उनके पास थीं जिम्मेदारियां। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए बहुत छोटी उम्र से ही कलाम साहब ने काम करना शुरू कर दिया था। सुबह 4 बजे उठकर गणित का अध्ययन करने के बाद वे सीधे रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन जाते थे। वहां मद्रास से आने वाली ट्रेन से अखबारों का बंडल उठाते और फिर शहर की गलियों में घर घर जाकर अखबार बांटते थे। आप कल्पना कीजिए, वो छोटा सा बालक जब बाकी बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते थे, तब वो अंधेरे में अपनी साइकिल पर निकल जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने अध्ययन का खर्च निकाल सके और अपने परिवार का हाथ बटा सके। ये काम आसान नहीं था, लेकिन इसने उन्हें मेहनत का मूल्य और समय की कीमत सिखाई। अखबार बांटते हुए वो सिर्फ खबरें ही नहीं बांटते थे, बल्कि अपने सपनों को भी पंख लगा रहे थे। हर सुबह वो दुनिया में हो रही नई नई खोजों और घटनाओं के बारे में जानकारी लेते, जिसने उनके अंदर ज्ञान की एक ऐसी भूख जगा दी जो जीवन भर शांत नहीं हुई। उनके मन में हमेशा सवाल उठते थे, ये दुनिया कैसे चलती है? आसमान में विचरते पंछी कैसे विचरते हैं? ये तारे और चांद इतनी दूर क्यों हैं? ये सवाल ही उनकी प्रेरणा थे। उनके परिवार ने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी और आत्म अनुशासन सबसे विशाल दौलत है। उनकी माँ हर दिन न जाने कितने लोगों को खाना खिलाती थीं। घर के सदस्यों से ज्यादा बाहर के लोग उनके यहाँ भोजन करते थे। इस निस्वार्थ सेवा ने कलाम साहब को दूसरों के प्रति करुणा और दया का पाठ सिखाया। उन्होंने सीखा कि देने में जो सुख है वो कभी लेने में नहीं मिल सकता। यही वो शुरुआती दिन थे जहां एक भविष्य के महान वैज्ञानिक
और राष्ट्रपति का चरित्र गढ़ा जा रहा था। कलाम साहब की शुरुआती शिक्षा रामेश्वरम के ही एक प्राथमिक विद्यालय में हुई। वे अध्ययन में बहुत असाधारण नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की तीव्र इच्छा और लगन थी। वे घंटों तक अध्ययन करते, खासकर गणित और भौतिकी उनके पसंदीदा विषय थे। उनके जीवन में शिक्षकों का बहुत अहम योगदान रहा। उनके एक शिक्षक यादुरई सोलोमन हमेशा कहते थे, जीवन में सफलता पाने और परिणाम हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तियों को समझना होगा: इच्छा, विश्वास और उम्मीद। ये शब्द कलाम साहब के मन में हमेशा के लिए बस गए। एक और घटना है जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुई। उनके विज्ञान के शिक्षक शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें सिखा रहे थे कि पक्षी कैसे विचरते हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर समझाया, लेकिन जब छात्रों को समझ में नहीं आया तो वे उन सभी को समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने विचरते हुए समुद्री पक्षियों को दिखाकर विचरने के पीछे का विज्ञान समझाया। उस दिन जो कुछ भी उन्होंने देखा और सीखा, उसने नन्हे कलाम के मन पर एक गहरी छाप छोड़ दी। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि उन्हें भी विमानन यानी एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना है। वे उस दिन सिर्फ पक्षियों को नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने सपनों को एक नई ऊंचाई पर विचरते हुए देख रहे थे। ये वो पल था जब एक साधारण बालक के मन में एक असाधारण सपना पैदा हुआ, एक ऐसा सपना जो उसे रामेश्वरम की तंग गलियों से निकालकर अनंत आकाश की बुलंदियों तक ले जाने वाला था। रामेश्वरम में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आगे के अध्ययन के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना था। ये उनके जीवन का पहला अहम कदम था। उन्होंने स्वॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में दाखिला लिया। यहां आकर उन्होंने महसूस किया कि उनके सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत विशाल फासला है, जिसे केवल और केवल कड़ी मेहनत से ही भरा जा सकता है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अध्ययन पर लगा दिया। वे ऐसे छात्र थे जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी लगन और मेहनत को देखकर उनके शिक्षक भी उनसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन असली चुनौती तो अभी आनी बाकी थी। हायर सेकेंडरी की शिक्षा पूरी करने के बाद उनका लक्ष्य था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में दाखिला लेना, जो उस समय भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक था। वहां एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करना उनका सबसे महान सपना था। लेकिन उस संस्थान की फीस बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि उनका परिवार उसे उठाने में सक्षम नहीं था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद उनका सपना सपना ही रह जाएगा। वे निराश थे, हताश थे। लेकिन तब उनकी ज्येष्ठ भगिनी जोहरा एक देवदूत बनकर सामने आई। उन्होंने अपने सोने के कंगन और हार गिरवी रख दिए ताकि उनके भाई के अध्ययन के लिए पैसों का इंतजाम हो सके। अपनी बहन के इस त्याग और विश्वास को देखकर कलाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन अपनी बहन के इन गहनों को छुड़ा सकें और उनके भरोसे को सही साबित कर सकें। ये घटना उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक प्रेरणा थी, एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसने उन्हें कभी रुकने या थकने नहीं दिया। MIT में उनका अनुभव चुनौतियों और सीखने से भरा हुआ था। वहां देश के सबसे मेधावी छात्र अध्ययन करते थे और उनके बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उनके एक प्रोजेक्ट के दौरान डीन ने उनके काम पर असंतोष जताया और उन्हें सिर्फ 3 दिन का समय दिया, ये कहते हुए कि अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। कलाम साहब के लिए ये बहुत अहम झटका था। उन्होंने न दिन देखा न रात। वे बिना सोए बिना खाए बस अपने काम में लगे रहे। तीसरे दिन जब डीन उनके काम का निरीक्षण करने आए तो वो कलाम की लगन और परिणाम देखकर हैरान रह गए। उन्होंने न सिर्फ कलाम की पीठ थपथपाई बल्कि उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन कलाम साहब ने सीखा कि जब आप पर दबाव होता है, जब समय सीमाएं आपको चुनौती देती हैं, तभी आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाहर आता है। उन्होंने सीखा कि मुश्किलों से घबराना नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। MIT से स्नातक होने के बाद उनके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का था और दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जाने का। फाइटर पायलट बनना उनका बचपन का सपना था। उन्होंने देहरादून में वायुसेना के लिए इंटरव्यू दिया। वहां कुल 25 उम्मीदवार थे और चयन सिर्फ 8 का होना था। कलाम साहब 9वें स्थान पर रहे। सिर्फ एक स्थान से वो अपने सपने को पूरा करने से चूक गए। वे पूरी तरह हताश हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। निराशा में वे ऋषिकेश चले गए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। स्वामी जी ने उन्हें समझाया, अपनी इच्छा को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने भाग्य के प्रवाह में बहने दो।
जो तुम्हारा होना तय नहीं था उसे जाने दो, तुम्हें किसी और महान उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ये शब्द उनके लिए एक मरहम की तरह थे। उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार किया और एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया। ये वो स्थान था जहां से भारत को एक फाइटर पायलट तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा मिसाइल मैन मिलने वाला था जो देश की तकदीर बदलने वाला था। रामेश्वरम के उस छोटे से बालक का सपना समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसे एक नया और भी विशाल आकाश मिलने वाला था। लेकिन वो नया आकाश कैसा था? उस नए रास्ते पर उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे वो एक साधारण वैज्ञानिक से मिसाइल मैन बने, ये कहानी और भी दिलचस्प है, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, पंखों को मिली विचरने की पहली चिंगारी, जब एक शिक्षक ने बदल दी एक छात्र की पूरी दुनिया। वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का सपना समाप्त होने के बाद अब्दुल कलाम के जीवन में एक गहरा शून्य आ गया था। वो उस जगह पर उपस्थित थे जहां से आगे का रास्ता धुंधला नजर आ रहा था। बचपन से जिस चीज के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया था, जब वो दरवाजा ही बंद हो गया तो निराशा का अंधेरा उन्हें घेरने लगा। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में जाना, स्वामी शिवानंद के शब्दों ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर आपके लिए कोई दूसरा, उससे भी बेहतर दरवाजा खोल देता है। बस जरूरत है उस नए रास्ते को पहचानने और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलने की। कलाम साहब ने अपनी निराशा को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि शायद उनका जन्म आसमान में विचरने के लिए नहीं, बल्कि देश को उस ऊंचाई तक ले जाने वाले पंख बनाने के लिए हुआ है। इसी सोच के साथ उन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी DTDP में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम करना शुरू किया। ये उनकी पहली नौकरी थी। यहाँ उनका काम भारतीय सेना के लिए विभिन्न उपकरणों के डिजाइन पर शोध करना था। हालांकि ये काम उनके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के सपने से कुछ अलग था, लेकिन उन्होंने इसे भी पूरी लगन और ईमानदारी से किया। वो हमेशा मानते थे कि कोई भी काम छोटा या महान नहीं होता, आपकी सोच उसे वैसा बनाती है। उन्होंने यहां रहकर बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनके अंदर का जुनूनी वैज्ञानिक और इंजीनियर कुछ विशाल करना चाहता था, कुछ ऐसा जो देश के काम आए, जो देश को एक नई पहचान दे। जल्द ही उन्हें एक बेहतर अवसर मिला। उन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर दिया गया। ये जगह उनके सपनों के ज्यादा करीब थी। यहां आकर उन्हें लगा जैसे वो अपने घर आ गए हों। चारों तरफ विमानों के मॉडल, डिजाइन और उन पर काम करते हुए जुनूनी वैज्ञानिक। ये वही दुनिया थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यहां उन्हें एक छोटा हॉवरक्राफ्ट डिजाइन करने की परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिला। हॉवरक्राफ्ट एक ऐसा वाहन होता है जो जमीन, पानी और बर्फीली सतह पर हवा के कुशन पर तैरते हुए चल सकता है। उस समय भारत के लिए ये एक बिल्कुल नई तकनीक थी। कलाम साहब और उनकी टीम के पास संसाधन बहुत सीमित थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने दिन रात एक करके उस प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने न सिर्फ एक सफल प्रोटोटाइप बनाया, बल्कि उसे खुद चलाकर भी दिखाया। उस दिन जब वो हॉवरक्राफ्ट, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा था, हवा में उठा, तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि कलाम साहब के आत्मविश्वास की उड़ान थी। इस सफलता ने DRDO में उनकी एक अलग पहचान बना दी। तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्णन मेनन भी उनसे काम से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन कलाम साहब का मन अभी भी बेचैन था। वो जानते थे कि उनकी क्षमताएं इससे कहीं ज्यादा हैं। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सके। वो नहीं चाहते थे कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़े। इसी दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार का गठन हो रहा था, जिसके प्रमुख थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर साराभाई एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो जानते थे कि भारत का भविष्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में है। वो देश भर से प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी जा सके। उनकी नज़र युवा और ऊर्जावान अब्दुल कलाम पर थी। डॉक्टर साराभाई ने कलाम साहब की प्रतिभा को पहचान लिया था। उन्होंने कलाम साहब को DRDO से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में आने का निमंत्रण दिया। कलाम साहब के लिए यह बहुत अहम फैसला था। एक तरफ DRDO में एक स्थापित करियर था और दूसरी तरफ ISRO में एक बिल्कुल नई और अनिश्चित शुरुआत। लेकिन कलाम साहब ने हमेशा चुनौतियों को चुना। वो डॉक्टर साराभाई के विजन से बहुत प्रभावित थे। उन्हें लगा कि यही वो जगह है जहां वो अपने देश के लिए कुछ ऐतिहासिक कर सकते हैं, और इस तरह 1969 में वो ISRO का हिस्सा बन गए। ये उनके जीवन का वो चरण था जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी।
इसरो में आते ही उन्हें भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में एक बहुत विशाल जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका मतलब था कि उन्हें एक ऐसा रॉकेट बनाना था जो भारत की उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर सके। ये काम किसी सपने से कम नहीं था। उस समय भारत के पास ना तो उन्नत तकनीक थी और ना ही पर्याप्त संसाधन। दुनिया के विशाल विशाल देश भारत को इस क्षेत्र में एक गंभीर प्रतियोगी के रूप में नहीं देखते थे। कलाम साहब और उनकी टीम के लिए ये बहुत अहम चुनौती थी। उन्होंने शून्य से शुरुआत की। उनकी टीम में युवा और जोशीले इंजीनियर थे, लेकिन अनुभव की कमी थी। कलाम साहब सिर्फ उनके बॉस नहीं थे, बल्कि उनके शिक्षक, उनके मार्गदर्शक और उनके सबसे अहम प्रेरणा स्रोत थे। वो अपनी टीम के हर सदस्य को नाम से जानते थे। वो उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी समझते और हल करने की कोशिश करते थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर कोई अपनी बात खुलकर कह सकता था, जहां असफल होने का डर नहीं था, बल्कि हर असफलता से सीखने का जज्बा था। वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। और उनका ये सपना था भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का, जो उन्हें और उनकी पूरी टीम को सोने नहीं दे रहा था। कई सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत रातों की जागृति और हजारों घंटों के काम के बाद वो दिन आया जब SLV-3 अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार था। साल था 1979। पूरा देश सांसें रोके श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड की तरफ देख रहा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 और फिर एक जोरदार धमाके के साथ रॉकेट आसमान की तरफ चल पड़ा। शुरुआती कुछ पल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया था और कुछ ही मिनटों में बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसर गया। सालों की मेहनत, देश की उम्मीदें, सब कुछ समुद्र की गहराइयों में समा गया था। टीम के सभी सदस्य निराश और हताश थे। अब्दुल कलाम, जो इस पूरी परियोजना के प्रमुख थे, उनका दिल टूट गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो देश को क्या जवाब देंगे, अपनी टीम का सामना कैसे करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से डर रहे थे। तभी इसरो के तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कलाम साहब से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज इस असफलता की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम अपनी टीम के पास जाओ और उन्हें बताओ कि हम फिर से कोशिश करेंगे और सफल होंगे। प्रोफेसर धवन ने प्रेस के सामने जाकर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि हमारी टीम बहुत प्रतिभाशाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार हम जरूर सफल होंगे। एक लीडर का यह व्यवहार कलाम साहब के लिए एक बहुत अहम सीख थी। उन्होंने सीखा कि सच्चा लीडर वो होता है जो सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। इस घटना ने पूरी टीम में एक नया जोश भर दिया। वो दुगुनी ऊर्जा के साथ फिर से अपने काम में जुट गए। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, सिस्टम को और बेहतर बनाया और ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने अपनी दूसरी उड़ान भरी। इस बार इतिहास रचा गया। रॉकेट ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया था जिनके पास अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी। ये सिर्फ एक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों के आत्मविश्वास की उड़ान थी। ये उस जपने की जीत थी जो कलाम साहब और उनकी टीम ने अपनी आंखों में बसाया था। इस सफलता ने अब्दुल कलाम को देश भर में एक नई पहचान दी। वो एक नायक बन चुके थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक चरण था। उनके जीवन का सबसे अहम मिशन तो अभी शुरू होना था। एक ऐसा मिशन जो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाने वाला था। वो मिशन क्या था और कैसे उन्होंने भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाया, ये रोमांचक कहानी हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, असफलता की आग में तपकर बना मिसाइल मैन, जब पहले रॉकेट को ले जाया गया था साइकिल पर। SLV-3 की ऐतिहासिक सफलता ने अब्दुल कलाम को भारत के वैज्ञानिक समुदाय में एक सितारे की तरह स्थापित कर दिया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी विशाल से विशाल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इस कामयाबी के बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन कलाम साहब वो इंसान नहीं थे जो अपने पुरानी सफलताओं पर टिककर बैठ जाएं। उनके लिए हर मंजिल एक नए सफर की शुरुआत होती थी। वो जानते थे कि भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है, खासकर रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। उस समय भारत अपनी मिसाइल तकनीक के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर था। ये एक ऐसी निर्भरता थी जो देश की सुरक्षा के लिए एक अहम खतरा थी। कलाम साहब और देश के कई अन्य दूरदर्शी नेताओं का मानना था कि भारत को अपनी खुद की मिसाइलें विकसित करनी होंगी ताकि वो किसी भी बाहरी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी सोच के साथ 1982 में कलाम साहब को वापस DRDO में बुला लिया गया। इस बार उन्हें एक बहुत विशाल और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम
यानी IGMDP का प्रमुख बनाया गया। ये भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसका उद्देश्य देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में लगा दिया, उसे अब मिसाइलें बनाने का काम सौंपा जा रहा था। दोनों क्षेत्रों की तकनीक और उद्देश्य बिल्कुल अलग थे। ये एक बहुत अहम चुनौती थी, लेकिन कलाम साहब ने इसे स्वीकार किया। DRDO में वापस आकर उन्होंने पाया कि यहाँ का माहौल इसरो से बहुत अलग था। इसरो में एक खुलापन था, एक अकादमिक माहौल था, जबकि DRDO में नौकरशाही और नियमों का जाल कहीं ज्यादा जटिल था। यहाँ विभिन्न प्रयोगशालाओं के बीच तालमेल की कमी थी। कलाम साहब ने सबसे पहले इसी समस्या को दूर करने का काम किया। वो जानते थे कि इतना विशाल लक्ष्य अलग अलग रहकर हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने देश की विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया। उन्होंने सबको एक साझा सपना दिखाया, एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत का सपना। उनका नेतृत्व करने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वो किसी बॉस की तरह आदेश नहीं देते थे, बल्कि एक टीम लीडर की तरह सबके साथ मिलकर काम करते थे। वे घंटों तक युवा वैज्ञानिकों के साथ बैठकर समस्याओं पर चर्चा करते, उन्हें प्रेरित करते और उनका मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने नौकरशाही की दीवारों को समाप्त करके एक ऐसा सहयोगी माहौल बनाया जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित था। IGMDP के तहत कलाम साहब के नेतृत्व में एक साथ 5 अलग अलग तरह की मिसाइलों पर काम शुरू हुआ। ये थीं पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल; अग्नि, सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल; त्रिशूल, सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल; नाग, एक टैंक रोधी मिसाइल; आकाश, सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल। एक साथ 5 परियोजनाओं पर काम करना किसी भी देश के लिए एक बहुत अहम बात थी, और भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो ये लगभग असंभव माना जा रहा था। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। हमें वो कहानियां हमेशा याद रखनी चाहिए जो बताती हैं कि महान सफर की शुरुआत कितने छोटे कदमों से होती है। शुरुआती दिनों में जब भारत ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था, तब हमारे पास रॉकेट के पुर्जों को ले जाने के लिए विशाल विशाल ट्रक या वाहन नहीं होते थे। रॉकेट के कुछ हिस्सों को साइकिल पर और बैलगाड़ी पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाया जाता था। आप सोच सकते हैं दुनिया हम पर हंस रही होगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के इरादे हिमालय से भी ऊंचे थे। यही जुनून और जज्बा IGMDP में भी देखने को मिला। कलाम साहब ने अपनी टीम को सिखाया कि संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाओ। उन्होंने कहा कि जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और जुगाड़ भावना क्षमता अधिक हो जाती है। उनकी टीम ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके कम लागत में विश्व स्तरीय मिसाइलें बनाने का बीड़ा उठाया। इस सफर में असफलताएं भी कदम कदम पर उनका इंतजार कर रही थीं। कई परीक्षण विफल हुए, कभी मिसाइल अपने लक्ष्य से भटक जाती तो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाती। हर असफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत का उपहास किया जाता था। देश के अंदर भी कुछ लोग इस कार्यक्रम की आलोचना करते थे, कहते थे कि एक गरीब देश को हथियारों पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन कलाम साहब और उनकी टीम ने कभी हार नहीं मानी। कलाम साहब कहते थे, असफलता मुझसे कहती है कि तुम्हारी सफलता की परिभाषा अभी पूरी नहीं हुई है। वो हर विफलता का गहराई से विश्लेषण करते, अपनी गलतियों से सीखते और फिर एक नए जोश के साथ काम में जुट जाते। इस कार्यक्रम की सबसे विशाल और सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजना थी अग्नि मिसाइल का विकास। अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, बल्कि ये भारत की सामरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। इसके विकास में कई तकनीकी बाधाएं आईं। दुनिया के कई शक्तिशाली देश नहीं चाहते थे कि भारत ये तकनीक हासिल करे। उन्होंने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे महत्वपूर्ण पुर्जे और तकनीक मिलना बंद हो गया। इसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता था। ये एक ऐसा समय था जब लगा कि शायद अग्नि का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन कलाम साहब ने कहा कि अगर वो हमें तकनीक नहीं देंगे तो हम अपनी तकनीक खुद बनाएंगे। ये एक युद्ध घोष की तरह था। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके उन सभी तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित किया जिनकी अग्नि के लिए जरूरत थी।
ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान की असली शुरुआत थी। आखिरकार 22 मई 1989 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब अग्नि मिसाइल अपने पहले परीक्षण के लिए तैयार थी। पूरा देश, पूरी दुनिया इस प्रक्षेपण को देख रही थी। काउंटडाउन पूरा हुआ, लेकिन मिसाइल ने उड़ान नहीं भरी। कंप्यूटर ने अंतिम क्षणों में प्रक्षेपण को रोक दिया था। एक बार फिर निराशा का माहौल था, लेकिन कलाम साहब ने अपनी टीम से कहा कि हम आज रात यहीं सोएंगे और कल सुबह इसे फिर से लॉन्च करेंगे। उनकी टीम ने रात भर काम करके समस्या को ठीक किया और अगले दिन अग्नि ने एक शानदार उड़ान भरी और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। उस दिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसे कोई नहीं रोक सकता। यह भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक शानदार जीत थी। इस सफलता के बाद अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। वे हर भारतीय के लिए एक नायक बन गए। वे एक साधारण वैज्ञानिक से कहीं ज्यादा देश के आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक बन गए। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के सफल परीक्षण ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में उपस्थित कर दिया जिनके पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक थी। इसने भारत की सुरक्षा को एक नई मजबूती प्रदान की। लेकिन कलाम साहब का काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। वे जानते थे कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि देश के विकास में है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि रक्षा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए। उन्होंने डीआरडीओ में विकसित की गई कई तकनीकों को नागरिक उपयोग के लिए हस्तांतरित करने में मदद की। जैसे मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले हल्के कंपोजिट मटेरियल से उन्होंने पोलियो से ग्रस्त बच्चों के लिए हल्के कैलिपर्स बनवाए, जो पहले बहुत भारी हुआ करते थे। इन हल्के कैलिपर्स ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। उन्हें चलने फिरने में आसानी हुई। इसी तरह उन्होंने हृदय रोगियों के लिए एक सस्ता कोरोनरी स्टंट विकसित करने में भी मदद की, जिसे कलाम राजू स्टंट के नाम से जाना जाता है। इसने लाखों लोगों की जान बचाई। ये दिखाता है कि कलाम साहब सिर्फ एक मिसाइल मैन नहीं थे, बल्कि एक महान मानवतावादी भी थे। उनके लिए विज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा करना था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक वैज्ञानिक देश की सीमाओं की रक्षा भी कर सकता है और देश के नागरिकों के आंसू भी पहुंच सकता है। लेकिन विज्ञान और मिसाइलों से परे कलाम साहब का एक और सपना था, एक ऐसा सपना जो पूरे देश के भविष्य से संबंधित था। वे भारत को सिर्फ एक परमाणु शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उनका वो सपना क्या था और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में, जब हम उनके इंडिया 2020 विजन पर बात करेंगे। अध्याय नंबर 4, अग्नि और पृथ्वी, भारत की आत्मनिर्भरता का उद्घोष। कैसे एक इंसान के जुनून ने देश को बना दिया एक परमाणु शक्ति। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक लंबा और सफल सफर तय किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि दुनिया को भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता का भी एहसास कराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1990 का दशक भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दशक था। एक तरफ देश आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी सामरिक शक्ति को स्थापित करने की भी जरूरत थी। कलाम साहब, जो 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव रहे, इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में थे। उनका काम सिर्फ मिसाइलें बनाना नहीं था, बल्कि देश की समग्र रक्षा और प्रौद्योगिकी नीति को एक नई दिशा देना था। वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जो भविष्य को देख सकते थे। वो जानते थे कि आने वाले समय में वही देश दुनिया पर राज करेगा जिसके पास ज्ञान और तकनीक की शक्ति होगी। इसलिए उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी 1998 में हुए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन उसके बाद भारत ने इस दिशा में कोई अहम कदम नहीं उठाया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तकनीकी चुनौतियों के कारण भारत का परमाणु कार्यक्रम एक तरह से रुका हुआ था। लेकिन 90 के दशक के अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत को एक पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करने का साहसिक निर्णय लिया।
इस अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण मिशन की जिम्मेदारी जिन कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपी गई, उनमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में एक समन्वयक की भूमिका निभाई। ये एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सैटेलाइटें 24 घंटे भारत पर नजर रखी हुई थी। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी थी कि भारत क्या करने जा रहा है। इसीलिए इस पूरे मिशन को बहुत ही गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया। वैज्ञानिक सेना की वर्दी में पोखरन जाते थे ताकि किसी को शक न हो। सारे काम रात के अंधेरे में किए जाते थे ताकि सैटेलाइट की नजर में ना आ सके। डॉक्टर कलाम, जो उस समय डीआरडीओ के प्रमुख थे, और परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख डॉक्टर आर चिदंबरम ने इस पूरे मिशन का नेतृत्व किया। आप उस तनाव और दबाव की कल्पना कर सकते हैं जिसके तहत ये लोग काम कर रहे थे। एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को विफल कर सकती थी और देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत किरकिरी हो सकती थी। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में एक के बाद एक 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। जैसे ही इन परीक्षणों की खबर दुनिया में फैली, एक भूत तला गया। भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। एक ऐसा क्षण जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अपने फैसले खुद ले सकता है। इस सफलता के बाद डॉक्टर कलाम देश के सबसे महान वैज्ञानिक नायक बन गए थे। मिसाइल मैन के बाद अब वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के भी एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे थे। हालांकि इस कदम के बाद भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अमेरिका, जापान और कई अन्य देशों ने भारत पर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। एक बार फिर भारत को अलग थलग करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भारत तैयार था। डॉक्टर कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने पहले ही आत्मनिर्भरता की जो नींव रखी थी, वो अब काम आ रही थी। भारत ने इन प्रतिबंधों का डटकर सामना किया और दुनिया को यह संदेश दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। इन परीक्षणों का महत्व सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं था, इसका एक अहम मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी था। इसने करोड़ों भारतीयों के अंदर एक नए आत्मविश्वास और गर्व की भावना को जन्म दिया। इसने ये साबित किया कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी विकसित देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं है। डॉक्टर कलाम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि ये हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। उनका सिद्धांत था नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका मानना था कि शक्ति शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब आपके दुश्मन को पता होता है कि आप शक्तिशाली हैं और किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो वो आप पर हमला करने से डरता है। इस तरह परमाणु शक्ति संपन्न होना भारत की शांति और स्थिरता के लिए एक गारंटी बन गया। डॉक्टर कलाम ने इस पूरी प्रक्रिया में न केवल एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी नेता की भी भूमिका निभाई जिसने देश को प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाया। वो सरकार और वैज्ञानिक समुदाय के बीच एक सेतु का काम करते थे। वो जटिल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में राजनेताओं को समझाते थे ताकि वो सही निर्णय ले सकें। उनकी यही क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। पोखरण द्वितीय की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम का कद बहुत अधिक हो गया था। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रह गए थे, बल्कि एक राष्ट्रीय आइकन बन गए थे। लोग उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और देश के प्रति उनके समर्पण के कायल थे। वो युवाओं के लिए एक बहुत अहम प्रेरणा स्रोत बन गए थे। वो जहां भी जाते हजारों की संख्या में छात्र और युवा उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। विज्ञान की बातें करते, टेक्नोलॉजी की बातें करते, लेकिन सबसे ज्यादा वो उनसे सपनों की बातें करते थे। वो उन्हें विशाल सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसके युवा हैं। अगर भारत के युवाओं के मन में यह विश्वास जगा दिया जाए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपनी भूमिका को सिर्फ प्रयोगशालाओं और मिसाइल साइट्स तक ही सीमित नहीं रखा। वो देश के भविष्य के बारे में सोचते थे, एक ऐसे भारत के बारे में जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि समृद्ध और खुशहाल भी हो। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश की आम समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। ये योजना ही उनके सबसे महान सपनों में से एक थी, जिसे उन्होंने इंडिया 2020 का नाम दिया। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक विकसित राष्ट्र का पूरा खाका था। कलाम साहब का मानना था कि भारत के पास वो सभी संसाधन, प्रतिभा और क्षमता है जो उसे साल 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बना सकती है। उन्होंने 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जिन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी।
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता। उन्होंने कहा कि हमें इन सभी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पूरा यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब था कि गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं जैसे अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जानी चाहिए ताकि गांव से शहरों की ओर पलायन रुके और देश का संतुलित विकास हो। उनका यह विजन सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे पूरा करने के लिए एक ठोस रोड मैप भी तैयार किया था। वो देश भर में घूम घूम कर खासकर छात्रों और युवाओं को इस विजन के बारे में बताते थे और उन्हें इस राष्ट्रीय मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आंखों में एक विकसित भारत का सपना जगा दिया था। वो उन्हें यकीन दिलाते थे कि ये सपना संभव है, बस हमें मिलकर इसके लिए काम करना होगा। लेकिन एक वैज्ञानिक और एक दूरदर्शी से उनका सफर एक ऐसी भूमिका की ओर होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने कभी राजनीति में एक दिन भी नहीं बिताया था, वो कैसे भारत का राष्ट्रपति बना और उन्होंने उस पद की गरिमा को एक नई ऊंचाई दी, ये उनके जीवन की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है, जिसे हम सुनेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, इंडिया 2020, एक विकसित राष्ट्र का सपना। वो सपना जो उन्होंने सिर्फ देखा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों को दिखाया। जब हम डॉक्टर कलाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर मिसाइल मैन या जनता के राष्ट्रपति की छवि उभरती है। लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे एक और पहचान छिपी हुई है, और वो है एक महान दूरदर्शी की, एक ऐसे भविष्यद्रष्टा की जिसने भारत के लिए एक महान सपना देखा था। ये सपना था इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये सिर्फ एक किताब या एक सरकारी दस्तावेज का नाम नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर कलाम के दिल की आवाज़ थी। एक ऐसा संकल्प था जिसे उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया था। पिछले अध्याय में हमने उनके इस विजन का संक्षिप्त परिचय लिया था, लेकिन अब हम इसकी गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ये सपना क्या था और ये आज भी हमारे लिए इतना प्रासंगिक क्यों है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारत को हमेशा एक विकासशील देश के टैग के साथ नहीं जीना चाहिए। वो इस बात से बहुत व्यथित होते थे कि हजारों सालों की समृद्ध सभ्यता, अपार प्राकृतिक संसाधन और दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली युवा आबादी होने के बावजूद भारत विकसित देशों की श्रेणी में क्यों नहीं उपस्थित हो पा रहा है। उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अपने साथी वैज्ञानिक वाई.एस. राजन के साथ मिलकर एक गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारत की ताकतों, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर भारत अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे तो साल 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। ये कोई खोखला दावा नहीं था, इसके पीछे एक ठोस कार्य योजना थी। डॉक्टर कलाम ने 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जिन्हें उन्होंने एक दूसरे से संबंधित पेंटागन की तरह बताया। उनका मानना था कि इन 5 क्षेत्रों में एक साथ विकास करके ही भारत अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। वो जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक हमारे किसान समृद्ध नहीं होंगे, देश समृद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने खाद्य उत्पादन को दोगुना करने, कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और भोजन की बर्बादी को रोका जा सके। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। कलाम साहब का दृढ़ विश्वास था कि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों से विशाल नहीं हो सकता। वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जो युवाओं को सिर्फ डिग्री न दे, बल्कि उन्हें कुशल, रचनात्मक और नैतिक रूप से मजबूत बनाए। वो चाहते थे कि देश के हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी गांव या शहर में हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। उनका मानना था कि एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही देश की सबसे विशाल संपत्ति है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, यह क्षेत्र उनके दिल के बहुत करीब था। वो जानते थे कि आने वाला युग ज्ञान का युग है और टेक्नोलॉजी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसे विचारों को बढ़ावा दिया ताकि टेक्नोलॉजी का लाभ देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंच सके। बुनियादी ढांचा, इसमें विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली, अच्छी सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे और परिवहन के अन्य साधन शामिल थे। वो जानते थे कि एक मजबूत बुनियादी ढांचा ही औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति की रीढ़ होता है। महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता।
एक वैज्ञानिक होने के नाते वो ये अच्छी तरह समझते थे कि अगर भारत को वास्तव में एक महाशक्ति बनना है तो उसे रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और अन्य स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी अनुसंधान और विकास पर बहुत जोर दिया। इन 5 क्षेत्रों के अलावा उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने पूरा यानी PURA का नाम दिया। आप सोचिए कि वो कितनी गहरी सोच रखते थे। वो ये देख पा रहे थे कि गांव से लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं, जिससे शहरों पर दबाव अधिक हो रहा है और गांव खाली हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान शहरों को और विशाल बनाना नहीं है, बल्कि गांवों को ही इतना सक्षम और सुविधा संपन्न बनाना है कि लोगों को अपना घर त्यागने की आवश्यकता ही ना हो। पूरा के तहत उन्होंने गांवों के समूहों को भौतिक कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी और ज्ञान कनेक्टिविटी के माध्यम से एक साथ लाने का प्रस्ताव रखा, ताकि वहां आर्थिक अवसर पैदा हों और लोगों का जीवन स्तर सुधरे। लेकिन डॉक्टर कलाम जानते थे कि ये विशाल सपना सिर्फ सरकारी योजनाओं और नीतियों से पूरा नहीं हो सकता। इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा, इसे हर भारतीय का सपना बनाना होगा, और इसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारत के युवाओं पर। वो देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे, लाखों छात्रों से मिलते थे और उनसे सीधे संवाद करते थे। उनकी भाषा बहुत सरल होती थी, लेकिन उनके शब्दों में एक ऐसा जादू होता था जो सीधे युवाओं के दिल में उतर जाता था। वो उनसे कहते थे कि मैं चाहता हूं कि आप विशाल सपने देखें। छोटे सपने देखना एक अपराध है। वो अपनी कहानी सुनाते थे कि कैसे रामेश्वरम का एक साधारण बालक जो अखबार बेचता था, अगर देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो वो भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो छात्रों को एक 11 सूत्रीय शपथ दिलाते थे, जिसमें कड़ी मेहनत करने, ज्ञान प्राप्त करने, भ्रष्टाचार से मुकाबला करने, दूसरों की मदद करने और अपने देश को महान बनाने का संकल्प होता था। उन्होंने करोड़ों युवाओं के अंदर एक चिंगारी जलाई, एक उम्मीद जगाई कि वो भी इस महान राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। वो सिर्फ एक विजन नहीं दे रहे थे, बल्कि उस विजन को पूरा करने के लिए एक पूरी पीढ़ी को तैयार कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारत के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। वो उन्हें उद्यमिता और नवाचार के लिए प्रेरित करते थे। इंडिया 2020 का सपना सिर्फ आर्थिक विकास का सपना नहीं था। ये एक ऐसे भारत का सपना था जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करे। एक ऐसा भारत जो नैतिक रूप से मजबूत हो, जहां भ्रष्टाचार और असमानता की कोई जगह न हो। डॉक्टर कलाम का मानना था कि महान राष्ट्र केवल मजबूत अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि महान नागरिकों से बनते हैं। इसलिए उन्होंने चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वो अक्सर तिरुक्कुरल, भगवद गीता और अन्य महान ग्रंथों का उल्लेख करते और सिखाते कि कैसे हम इन प्राचीन ज्ञान को अपने आधुनिक जीवन में उतार सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये है कि आपने अपने समाज और अपने देश के लिए क्या किया। उनका ये विजन इतना शक्तिशाली और प्रेरक था कि इसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। लोगों ने विकसित भारत के बारे में सोचना और बात करना शुरू कर दिया। इसने नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों सभी को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित किया। हालांकि साल 2020 अब बीत गया है और हम कह सकते हैं कि हम उनके सपने को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका विजन विफल हो गया है। उनका विजन एक दिशा थी, एक ध्रुव तारा था जो हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया, एक ऐसा पैमाना दिया जिस पर हम अपनी प्रगति को माप सकते हैं। आज भी जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम का इंडिया 2020 विजन ही हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु होता है। उन्होंने एक बीज बोया था, एक विचार का बीज जो आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है और करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने हमें सिखाया कि भविष्य वो नहीं है जो अपने आप होता है, भविष्य वो है जो हम बनाते हैं। उन्होंने हमें एक विकसित भारत का सपना देखने की हिम्मत दी। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कलाम साहब का ये विजन उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था, लेकिन जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा अप्रत्याशित परिवर्तन आने वाला था जो उन्हें लेबोरेटरियों और लेक्चर हॉल से निकालकर देश के सबसे ऊंचे पद राष्ट्रपति भवन तक ले जाने वाला था। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने कभी राजनीति में एक दिन भी नहीं बिताया, वो कैसे भारत का राष्ट्रपति बना और उन्होंने उस पद की गरिमा को एक नई ऊंचाई दी। ये उनके जीवन की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है, जिसे हम सुनेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, राष्ट्रपति भवन से जन जन तक, जनता के राष्ट्रपति,
जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा इंसान सबसे सरल और विनम्र था। साल 2002 भारत के राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल थी। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे। माहौल में काफी गहमा-गहमी थी और इसी बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उस समय वो सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद से सेवानिवृत्त होकर चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय में सिखा रहे थे। वो फिर से अपने पहले प्यार यानी शिक्षण और छात्रों के बीच लौट चुके थे। उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियों को एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो दलगत राजनीति से ऊपर हो, जिसका पूरा देश सम्मान करता हो और जिसकी छवि बेदाग हो। और इन सभी पैमानों पर डॉक्टर कलाम से बेहतर कोई नाम हो ही नहीं सकता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें फोन किया और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर कलाम के लिए ये एक चौंकाने वाली खबर थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा भी कोई समय आएगा। उन्होंने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। वो इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें अपनी शांत अकेडमिक दुनिया को त्याग कर राजनीति की इस जटिल दुनिया में कदम रखना चाहिए। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों, सलाहकारों और अपने ज्येष्ठ भ्राता से सलाह ली। बहुत विचार विमर्श के बाद वो इस निष्कर्ष कर पहुंचे कि ये देश की सेवा करने का एक और अवसर है, एक ऐसा मंच है जहां से वो अपने इंडिया 2020 के विजन को और प्रभावी ढंग से आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति दे दी। उनके नाम पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने आम सहमति व्यक्त की, जो भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ घटना थी। ये उनके व्यक्तित्व और उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचने वाला एक बालक अब भारत के प्रथम नागरिक के रूप में रायसीना हिल्स पर स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन का निवासी बन चुका था। ये किसी परी कथा से कम नहीं था, लेकिन ये एक जीती जागती हकीकत थी। डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति बनने के साथ ही राष्ट्रपति भवन की फिजा ही परिवर्तित हो गई। वो जगह जो अब तक आम लोगों के लिए एक रहस्य और सत्ता का एक दुर्गम किला मानी जाती थी, उसके दरवाजे पहली बार आम जनता के लिए, खासकर बच्चों के लिए खुल गए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पीपल्स हाउस यानी जनता का भवन बना दिया। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जो सबसे पहली और अनोखी बात हुई वो ये थी कि उन्होंने अपने सभी रिश्तेदार जो उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे, उनका पूरा खर्च उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बचत से उठाया। उन्होंने सरकारी खजाने से एक भी पैसा नहीं लिया। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये उनके चरित्र की महानता और ईमानदारी को दर्शाती है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की शानो शौकत और प्रोटोकॉल को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो आज भी वही सरल, सहज और विनम्र इंसान थे जो वो हमेशा से थे। उनके लंबे बाल और उनका खास हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गया था। वो राष्ट्रपति भवन के विशाल मुगल गार्डन में टहलते, पक्षियों से बातें करते और अपने वीणा पर संगीत की धुनें छेड़ते। उनका जीवन सादगी और अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण था। वो शुद्ध शाकाहारी थे, किसी भी तरह के नशे से दूर रहते थे और सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, जिसमें कुरान और भागवत गीता का अध्ययन शामिल था। उन्होंने राष्ट्रपति पद की परिभाषा ही परिवर्तित कर दी। वो सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख बनकर नहीं रहे जो फाइलों पर हस्ताक्षर करता है या विदेशी मेहमानों का स्वागत करता है। वो एक एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट बने, एक ऐसे राष्ट्रपति जो देश की धड़कनों को सुनता था, जो लोगों के बीच जाता था और उनकी समस्याओं को समझता था। उनका सबसे ज्यादा ध्यान और प्रेम देश के बच्चों और युवाओं पर केंद्रित रहा। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में देश के कोने-कोने में यात्रा की और अनुमान है कि वो लगभग 1,70,00,000 छात्रों से सीधे मिले थे। वो स्कूलों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे और बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह बात करते थे। वो उनसे सवाल पूछते थे, उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनके सपनों को पंख देते थे। वो बच्चों से कहते थे कि सवाल पूछना एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उनका मानना था कि अगर हम अपने बच्चों को सपने देखने और सवाल पूछने की आज़ादी दें, तो वो ऐसे-ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति भवन में अक्सर बच्चों के समूह उनसे मिलने आते थे। वो उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे वो भी एक बच्चे हों। वो उनके साथ जमीन पर बैठ जाते, उनके सवालों के जवाब देते और उन्हें अपने ऑटोग्राफ देते, जिस पर वो हमेशा लिखते, सपने सपने सपने, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में।
वो देश के भविष्य को अपनी आंखों के सामने तैयार कर रहे थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोगों से संपर्क बनाने के लिए ईमेल का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्हें हर दिन हजारों ईमेल मिलते थे और वो कोशिश करते थे कि उनमें से ज्यादातर का व्यक्तिगत रूप से जवाब दें। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की एक वेबसाइट भी शुरू की जिससे आम नागरिक भी सीधे उन तक अपनी बात पहुंचा सकते थे। उन्होंने कई ऐसी परंपराओं को परिवर्तित किया जो उन्हें समय के साथ अप्रासंगिक लगती थीं। उदाहरण के लिए, उन्होंने इफ्तार पार्टियों पर होने वाले भव्य खर्च को बंद कर दिया और उस पैसे को अनाथालयों में दान करने का निर्देश दिया। उनका तर्क था कि जब देश में इतने सारे बच्चे भूखे हैं तो हमें इस तरह के दिखावे पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने लाभ के पद जैसे कई विवादास्पद विधेयकों पर अपनी असहमति भी जताई और उन्हें पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज दिया। उन्होंने दिखाया कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं होता, बल्कि वो संविधान का संरक्षक होता है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देश के हित में अपने विवेक का इस्तेमाल करे। उनका कार्यकाल 2007 में समाप्त हुआ। वो इतने पॉपुलर थे कि देश में एक आम राय थी कि उन्हें 2007 में दोबारा चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही दोबारा चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उन्होंने अपनी सेवा पूरी कर ली है और अब समय है कि वो वापस अपनी पसंदीदा दुनिया यानी शिक्षण और युवाओं के बीच लौट जाएं। जब वो राष्ट्रपति भवन से विदा ले रहे थे तो उनके पास सिर्फ 2 छोटे सूटकेस थे जिनमें उनकी कुछ किताबें और वस्त्र थे। वो जैसे आए थे वैसे ही गए, एक फकीर की तरह, एक कर्मयोगी की तरह। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने राष्ट्रपति पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता और पद आपको महान नहीं बनाते, बल्कि आप अपने कर्मों और अपने चरित्र से उस पद को महान बनाते हैं। वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वो जनता के राष्ट्रपति थे। एक ऐसे राष्ट्रपति जो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन से बाहर आने के बाद उनका जीवन कैसा रहा? क्या वो एक शांत सेवानिवृत्त जीवन जीने लगे? नहीं, उनकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय तो अभी बाकी था। इसके बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, सादा जीवन, उच्च विचार। कलाम साहब का जीवन दर्शन, वह रहस्य जो उनकी सफलता के पीछे की असली ताकत थे। अब तक हमने डॉक्टर कलाम के जीवन की महान उपलब्धियों के बारे में बात की। हमने उन्हें एक वैज्ञानिक, एक मिसाइल मैन, एक दूरदर्शी और एक राष्ट्रपति के रूप में जाना। लेकिन इन सभी विशाल विशाल उपाधियों के पीछे एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसका व्यक्तिगत जीवन और उसका दर्शन शायद उसकी उपलब्धियों से भी ज्यादा प्रेरणादायक है। इस अध्याय में हम डॉक्टर कलाम की उस निजी दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे और उन सिद्धांतों और मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। उनका जीवन, सादा जीवन उच्च विचार की कहावत का एक जीता जागता प्रमाण था। वो भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कभी भी सादगी का दामन नहीं त्यागा। उनकी जरूरतें बहुत कम थीं और उनकी जीवन शैली एक तपस्वी जैसी थी। राष्ट्रपति भवन के आलीशान कमरों में रहते हुए भी उनके व्यक्तिगत कमरे में कुछ किताबों, एक वीणा, कुछ वस्त्रों और उनके विचारों के अलावा और कुछ नहीं था। वो भौतिक चीजों से कोई मोह नहीं रखते थे। उनका मानना था कि असली संपत्ति ज्ञान, अनुभव और अच्छे रिश्ते हैं, न कि बैंक बैलेंस या विशाल विशाल वाहन। उनकी ये सादगी उनके बचपन के संस्कारों से आई थी। उन्होंने अपने पिता से ईमानदारी और आत्मानुशासन सीखा था और अपनी मां से करुणा और उदारता। वो जीवन भर इन्हीं मूल्यों पर चले। वो एक सच्चे कर्मयोगी थे। उनके लिए काम ही पूजा थी। वो दिन में 18 घंटे तक काम करते थे और कभी थकते नहीं थे। वो कहते थे, अगर तुम अपने काम से प्यार करोगे तो तुम्हें जिंदगी में एक भी दिन काम करने की जरूरत नहीं होगी। उनका जुनून ही उनकी ऊर्जा का स्रोत था। वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे। ज्ञान के प्रति उनकी भूख कभी शांत नहीं हुई। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के छात्र थे, लेकिन उनकी रुचि दर्शन, साहित्य, संगीत और आध्यात्मिकता में भी उतनी ही गहरी थी। वो एक कुशल वीणा वादक थे। जब भी उन्हें एक तनाव महसूस होता या वो एकांत चाहते तो वो वीणा बजाते थे। संगीत उनके लिए ध्यान का एक माध्यम था, ईश्वर से संपर्क बनाने का एक तरीका था। उनकी आध्यात्मिकता भी बहुत अनूठी थी। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और वो एक सच्चे मुसलमान की तरह हर दिन नमाज अदा करते थे और कुरान का पाठ करते थे। लेकिन साथ ही वो हर दिन भगवद गीता भी पढ़ते थे और उन्हें उसके कई श्लोक कंठस्थ थे। वे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। उनका मानना था कि धर्म हमें एक करना सिखाता है,
अलग करना नहीं। वो अक्सर कहते थे, मेरे लिए धर्म एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा की महानता का एहसास कराता है। डॉक्टर कलाम की एक और खास खूबी थी उनकी विनम्रता। सफलता और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनके पैर हमेशा जमीन पर रहे। वो हर किसी से, चाहे वो कोई महान नेता हो या कोई छोटा कर्मचारी, एक समान सम्मान और प्रेम से मिलते थे। उनके जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी विनम्रता को दर्शाते हैं। एक बार एक कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मंच पर उनके लिए एक खास और विशाल कुर्सी लगाई गई थी, जबकि बाकी सभी के लिए साधारण कुर्सियां थीं। जब डॉक्टर कलाम मंच पर आए तो उन्होंने उस विशाल कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने आयोजकों से कहा कि वो भी बाकी लोगों की तरह एक साधारण कुर्सी पर ही बैठेंगे। वो किसी भी तरह का विशेष व्यवहार पसंद नहीं करते थे। एक और घटना है जब वो DRDO में थे। एक बार उनकी टीम एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और समय सीमा बहुत करीब थी। टीम का एक जूनियर वैज्ञानिक अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने जाने का वादा कर चुका था, लेकिन काम के दबाव में वो घर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर कलाम को जब ये पता चला तो उन्होंने उस वैज्ञानिक से कहा कि तुम घर जाओ, अपने बच्चे को घुमा कर लाओ, तुम्हारा काम मैं देख लूंगा। और उस रात डॉक्टर कलाम ने खुद उस वैज्ञानिक का काम पूरा किया। आप सोच सकते हैं, एक इतने अहम पद पर बैठा व्यक्ति अपने एक जूनियर कर्मचारी के लिए ऐसा कर रहा है। यही वो गुण थे जो उन्हें एक महान लीडर बनाते थे। वो लोगों को पद से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान से जीतते थे। उनका आशावाद भी गजब का था। वो कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते थे। वो हर चुनौती में एक अवसर देखते थे। असफलता से वो कभी घबराए नहीं, बल्कि उसे सीखने का एक माध्यम मानते थे। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अंग्रेजी में FAIL का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की पहली कोशिश होता है। END का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एफर्ट नेवर डाइज, यानी कोशिश कभी नहीं मरती, होता है। और NO का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला अवसर होता है। उन्होंने हमें जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया और सकारात्मक नजरिया दिया। वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करते थे कि वो अपनी असफलताओं से निराश न हों, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूती से आगे बढ़ें। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर असीम क्षमताएं होती हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने और विकसित करने की। वो कहते थे, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है। अगर हम विशाल सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो हम विशाल लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। उनका प्रकृति से भी बहुत गहरा लगाव था। वो वृक्षों, पौधों, पक्षियों सबसे प्रेम करते थे। वो कहते थे कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। वो हमें संतुलन, धैर्य और निरंतरता सिखाती है। उनका जीवन दर्शन इन सभी छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों से मिलकर बना था। सादगी, कड़ी मेहनत, विनम्रता, ज्ञान की प्यास, सभी धर्मों का सम्मान, अटूट आशावाद और प्रकृति के प्रति प्रेम। यही वो स्तंभ थे जिन पर डॉक्टर कलाम का विराट व्यक्तित्व उपस्थित था। ये वो रहस्य थे जो उनकी सफलता के पीछे की असली ताकत थे। उन्होंने हमें सिखाया कि महान बनने के लिए आपको किसी अमीर परिवार में पैदा होने या किसी अहम पद पर होने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने चरित्र से महान बनते हैं। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र, धर्म या पेशे का हो, एक खुली किताब की तरह है जिससे हम जीवन के हर अवसर पर प्रेरणा ले सकते हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्होंने अपने इन सिद्धांतों को नहीं त्यागा। वो एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठे। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश और समाज की सेवा में लगा दिया। उनका अगला अध्याय उनके जीवन के अंतिम लेकिन सबसे सक्रिय और प्रेरणादायक चरण के बारे में है। कैसे वो अपनी आखिरी सांस तक एक शिक्षक बने रहे, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, आखिरी सांस तक एक शिक्षक। छात्रों के प्रिय कलाम, उन्होंने सिखाया कि असली पदवी ज्ञान बांटने में है, कुर्सी पर बैठने में नहीं। 2007 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम के सामने कई विकल्प थे। वो चाहते तो एक आरामदायक और शांत सेवानिवृत्त जीवन जी सकते थे। कई विशाल कारपोरेट घराने और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन्हें विशाल विशाल पदों पर नियुक्त करने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर कलाम ने इनमें से कोई भी रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो रास्ता चुना जो उनके दिल के सबसे करीब था, वो रास्ता जो उन्हें वापस क्लासरूम और छात्रों के बीच ले जाता था। उन्होंने कहा था,
अगर लोग मुझे याद रखना चाहें तो उन्हें मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखना चाहिए। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस बात को जीकर दिखाया। राष्ट्रपति भवन से विदा लेने के अगले ही दिन वो वापस चेन्नई चले गए और अन्ना विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में सिखाने लगे। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो कल तक देश का प्रथम नागरिक था, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग उपस्थित हो जाते थे, वो आज एक साधारण प्रोफेसर की तरह छात्रों को सिखा रहा है। ये उनकी महानता और ज्ञान के प्रति उनके समर्पण का सबसे अहम उदाहरण है। उन्होंने सिखाया कि असली पदवी ज्ञान बांटने में है, कुर्सी पर बैठने में नहीं। इसके बाद वो देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए, जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, अहमदाबाद और इंदौर, भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर और कई अन्य। वो एक जगह टिककर बैठने वालों में से नहीं थे, वो एक ज्ञान के मिशन पर निकले हुए थे। वो देश के कोने कोने में यात्रा करते, दूर दराज के स्कूलों और कॉलेजों में जाते, जहां शायद ही पहले कोई इतना महान व्यक्ति गया हो। उनका एकमात्र लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचना और उनके अंदर ज्ञान और सपनों की आग जलाना। उनके लेक्चर कभी भी पारंपरिक और उबाऊ नहीं होते थे। वो छात्रों के साथ एक संवादात्मक सत्र रखते थे, जहां वे छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनके सबसे पसंदीदा प्रश्न होते थे, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। वो हर छात्र के जवाब को विशाल ध्यान से सुनते थे और फिर उन्हें मार्गदर्शन देते थे। वो उन्हें सिर्फ करियर बनाने की सलाह नहीं देते थे, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की भी प्रेरणा देते थे। उनकी ऊर्जा और उनका जुनून देखने लायक था। 80 साल से ज्यादा की उम्र में भी वो किसी युवा की तरह सक्रिय रहते थे। वो हर दिन कई घंटे यात्रा करते, भाषण देते, छात्रों से मिलते और रात में अपनी किताबें और लेख लिखते। वो कभी नहीं थकते। उनका मानना था कि जब आप वो काम करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो आपको थकाता नहीं, बल्कि आपको और ऊर्जा देता है। इस दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ने तो बिक्री के सारे रिकॉर्ड समाप्त कर दिए। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, माय जर्नी जैसी उनकी किताबों ने अनगिनत लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी किताबें सिर्फ उनकी कहानी नहीं कहती, बल्कि वो पाठक से बात करती हैं, उसे सोचने पर मजबूर करती हैं और उसे अपने जीवन में कुछ विशाल करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो एक महान लेखक थे क्योंकि वो जो लिखते थे उसे जीते भी थे। उनके शब्दों में सच्चाई और अनुभव की ताकत थी। वो अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से लगातार अपने इंडिया 2020 के विजन को आगे ले जाते रहते थे। वो युवाओं को याद दिलाते रहते थे कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना उन्हें पूरा करना है। वो एक ऐसे मेंटोर बन गए थे, एक ऐसे मार्गदर्शक बन गए थे जिसे पूरा देश, खासकर युवा पीढ़ी, अपना आदर्श मानती थी। और फिर वो दिन आया, 27 जुलाई 2015। उस दिन डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में छात्रों को एक रहने योग्य ग्रह बनाने विषय पर व्याख्यान देने के लिए गए थे। वो मंच पर थे, छात्रों से बात कर रहे थे, जो उनका सबसे पसंदीदा काम था। वो हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मैं छात्रों के बीच काम करते हुए ही इस दुनिया से जाऊं। और ईश्वर ने उनकी ये इच्छा सुन ली। व्याख्यान देते हुए अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो मंच पर ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जूते पहने हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी आखिरी सांस ली। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना अंतिम पाठ सिखाया कि काम के प्रति समर्पण और जुनून क्या होता है। उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। हर आंख नम थी, हर दिल दुखी था। ऐसा लगा जैसे देश ने अपना सबसे प्रिय अभिभावक खो दिया हो। सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। देश और दुनिया भर से शोक संदेश आने लगे। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक शहर रामेश्वरम ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए, जो ये दिखाता था कि वो लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक बचते थे। डॉक्टर कलाम आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों, अपनी किताबों और अपनी सिखाई गई बातों के माध्यम से हमेशा जिंदा रहेंगे।
वो एक ऐसे शिक्षक थे जिनकी कक्षा कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं त्यागना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि विनम्रता और सादगी ही इंसान का सबसे अहम गहना है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली देशभक्ति अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर दिन काम करने में है। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिनका जीवन ही एक संदेश है। उन्होंने हमें वो पंख दिए जिन पर सवार होकर हम अपनी कल्पनाओं से भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। उनकी कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि अगर एक साधारण सा बालक रामेश्वरम की गलियों से निकलकर भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को जिया और जाते जाते भी हमें जीवन का सबसे अहम सबक सिखा गए। लेकिन उनकी लिखी हुई किताबों में वो कौन सी खास बातें हैं जो आज भी युवाओं को रास्ता दिखाती हैं? उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जो हमें सफलता का मार्ग दिखा सकते हैं? इसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, विंग्स ऑफ फायर, शब्दों से मिली प्रेरणा की उड़ान। उनकी लिखी वो बातें जो आज भी करोड़ों युवाओं को रास्ता दिखाती हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में कई किताबें लिखीं, लेकिन एक किताब ऐसी है जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को छुआ और बदल दिया। वो किताब है उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, यानी अग्नि की उड़ान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसे बालक की यात्रा जो रामेश्वरम के एक छोटे से घर से निकलकर भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक बना। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास और कुछ विनम्रता के साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इस अध्याय में हम विंग्स ऑफ फायर और डॉक्टर कलाम की अन्य लेखनी में छिपे उन अनमोल मोतियों को खोजने की कोशिश करेंगे जो आज भी हमारे जीवन पथ को रोशन कर सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर की शुरुआत होती है डॉक्टर कलाम के बचपन के दिनों से। वो अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपने दोस्तों और अपने शिक्षकों के बारे में विशाल ही मार्मिक और सरल शब्दों में बताते हैं। वो हमें उस माहौल में ले जाते हैं जहां उन्होंने जीवन के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। वो अपने पिता से सीखी ईमानदारी और अनुशासन की बात करते हैं, अपनी माँ से मिली करुणा की बात करते हैं और अपने दोस्त अहमद जलालुद्दीन और चचेरे भाई शमसुद्दीन की बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। यहाँ कलाम साहब हमें पहला सबक सिखाते हैं। आपके जीवन की नींव आपके शुरुआती दिनों में आपके परिवार और आपके परिवेश द्वारा रखी जाती है। एक मजबूत और नैतिक नींव के बिना आप जीवन में बहुत ऊंची इमारत नहीं बना सकते। किताब का अगला हिस्सा उनके छात्र जीवन और एक युवा वैज्ञानिक के रूप में उनके संघर्षों पर केंद्रित है। वो बताते हैं कि कैसे पैसों की कमी के बावजूद उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, कैसे उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी मदद की और कैसे MIT में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो अपनी उस निराशा का भी जिक्र करते हैं जब वो वायुसेना में फाइटर पायलट बनने से चूक गए थे। यहाँ वो हमें दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इस रास्ते में आपको असफलताएं मिलेंगी, निराशाएं मिलेंगी और कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जो आपके चरित्र की असली परीक्षा लेते हैं। जो लोग इन असफलताओं से सीखकर आगे जाते हैं वहीं अंत में सफल होते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी नियति को स्वीकार करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनका पायलट ना बन पाना देश के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि तभी भारत को अपना मिसाइल मैन मिला। इसके बाद किताब हमें इसरो और DRDO में उनकी रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। वो SLV-3 रॉकेट के निर्माण की कहानी बताते हैं, उसकी पहली असफलता और फिर शानदार सफलता का वर्णन करते हैं। वो अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश मिसाइलों के विकास के पीछे की चुनौतियों और अपनी टीम के अथक प्रयासों के बारे में बताते हैं। इस हिस्से में वो हमें नेतृत्व और टीम वर्क का सबसे अहम पार्ट सिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक लीडर को अपनी टीम पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, जबकि सफलता का श्रेय पूरी टीम को देना चाहिए। वो प्रोफेसर सतीश धवन का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने SLV-3 की पहली विफलता की जिम्मेदारी खुद ली थी। ये हमें सिखाता है कि एक महान लीडर वो नहीं है जो आदेश देता है, बल्कि वो है जो साथ मिलकर काम करता है और अपनी टीम को आगे ले जाता है। विंग्स ऑफ फायर के अलावा उनकी एक और बहुत ही प्रभावशाली किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, यानी प्रज्वलित मन, भारत के भीतर की शक्ति को उजागर करना।
इस किताब में वो सीधे भारत के युवाओं से बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है प्रज्वलित मनों की, यानी ऐसे युवाओं की जिनके मन में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग हो। वो इस किताब में पूछते हैं, क्या हम 1000 साल के आक्रमणों और पराधीनता की विरासत को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या हम उस महान विरासत पर गर्व करेंगे जिसमें शून्य की खोज हुई, आयुर्वेद का विकास हुआ और दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों का निर्माण हुआ। वो युवाओं को उनके गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाकर उनके अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं। वो उन्हें नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है, भारत की असली ताकत उसके लोगों के दिमाग में है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें, अगर हम ये नहीं हो सकता की जगह ये कैसे हो सकता है सोचना शुरू कर दें, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए विशाल नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है। मसीहा का इंतजार नहीं करना है, हमें खुद ही वो परिवर्तन बनना है जो हम देखना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम की लेखनी की सबसे खास बात उसकी सरलता और ईमानदारी है। वो बहुत भारी भड़कम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी बात एक कहानी की तरह कहते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। वो अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों को भी स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाते। यही ईमानदारी पाठक को उनसे संपर्क बनाती है। उनकी किताबों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने बैठकर हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताबों के माध्यम से कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचार दिए जो आज मंत्र बन चुके हैं, जैसे सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये पंक्ति हमें सिखाती है कि हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा जुनून कैसा होना चाहिए। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये हमें बताता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और त्याग का कोई विकल्प नहीं है। और शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश, अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर तुम दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होंठ ये कहने का इंतजार कर रहे होंगे कि तुम्हारी पहली सफलता सिर्फ किस्मत थी। ये हमें सिखाता है कि हमें लगातार सीखते रहना चाहिए और खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। डॉक्टर कलाम के शब्द आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। जब भी हम निराश होते हैं, जब भी हमें लगता है कि रास्ता मुश्किल है, तो उनकी किताबें हमें फिर से उठकर संघर्ष करने की हिम्मत देती हैं। उन्होंने हमें सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें अपने जीवन को एक नई उड़ान देना सिखाया। लेकिन डॉक्टर कलाम अब हमारे बीच नहीं है, तो उनकी विरासत को कौन आगे बढ़ा रहा है? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं जो उन्हें हमेशा हमारे दिलों में अमर बनाए रखेगा? ये हम जानेंगे इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में। अध्याय नंबर 10, एक युग का अंत नहीं, एक प्रेरणा की शुरुआत। कलाम की विरासत। वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कौन सी बातें उन्हें अमर बनाती हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक महाकाव्य की तरह था, और हर महाकाव्य की तरह इसका भी एक अंत हुआ। 27 जुलाई 2015 को उनका भौतिक शरीर हमें त्याग कर चला गया। लेकिन क्या इससे उनकी कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक प्रेरणा की अंतहीन शुरुआत थी। डॉक्टर कलाम की असली विरासत उनकी बनाई हुई मिसाइलें या उनके द्वारा लिखे गए शोध पत्र नहीं है। उनकी असली विरासत वो विचार हैं, वो मूल्य हैं और वो सपने हैं जो वो करोड़ों भारतीयों के दिलों और दिमाग में रोप गए हैं। इस अंतिम अध्याय में हम उनकी इसी अमर विरासत को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें आज भी हमारे बीच जीवित रखती हैं। सबसे विशाल विरासत है आत्मविश्वास। उन्होंने एक ऐसे देश को, जो सदियों की गुलामी और गरीबी के कारण आत्मविश्वास खो चुका था, उसे फिर से अपने पैरों पर उपस्थित होना सिखाया। जब दुनिया भारत को एक पिछड़े और गरीब देश के रूप में देखती थी, तब कलाम साहब ने हमें अंतरिक्ष में पहुंचने और परमाणु शक्ति बनने का सपना दिखाया और उसे पूरा भी किया। उन्होंने हमें सिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने करोड़ों भारतीयों के मन में ये विश्वास जगाया कि हम भी विशाल काम कर सकते हैं, हम भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। आज जब हम भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम द्वारा जलाई गई आत्मविश्वास की वो मशाल है। दूसरी महत्वपूर्ण विरासत है सपनों की ताकत में विश्वास। वे भारत के स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने न सिर्फ खुद विशाल सपने देखे, बल्कि पूरे देश को, खासकर युवाओं को, विशाल सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध वाक्य
छोटे सपने देखना एक अपराध है, आज भी हर युवा के लिए एक मंत्र की तरह है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी भी सपने देखना नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें आगे जाने की वजह देते हैं, हमें संघर्ष करने की ताकत देते हैं। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं और उनके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी ताकत हमें उन्हें हासिल करने से नहीं रोक सकती। तीसरी विरासत जो शायद सबसे अनमोल है, वो है ज्ञान का सम्मान। डॉक्टर कलाम के लिए ज्ञान ही सब कुछ था। वे एक आजीवन छात्र थे जो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति धन या पद में नहीं, बल्कि ज्ञान में है। उन्होंने शिक्षा को एक डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने और समाज में योगदान देने का जरिया माना। उन्होंने शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया और खुद भी अपनी आखिरी सांस तक एक शिक्षक की भूमिका निभाई। चौथी विरासत है सादगी और विनम्रता का पाठ। एक ऐसे युग में जहां लोग सफलता मिलते ही परिवर्तित हो जाते हैं, डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि असली महानता सादगी में है। वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मूल को नहीं भुलाया। उनकी विनम्रता, उनकी सहजता और हर इंसान के प्रति उनका सम्मान, ये वो गुण हैं जो उन्हें एक महापुरुष बनाते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि आपको महान दिखने के लिए महंगे वस्त्रों या विशाल विशाल वाहनों की जरूरत नहीं है। आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान है। उनकी पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण विरासत है सर्वधर्म समभाव का संदेश। एक ऐसे समय में जब दुनिया धर्म और जाति के नाम पर बंट रही है, डॉक्टर कलाम का जीवन हमें एक साथ मिलकर रहना सिखाता है। वो एक सच्चे मुसलमान थे, लेकिन वो गीता का पाठ भी करते थे और सभी धर्मों का दिल से सम्मान करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आप एक ही समय में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों हो सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है। तो डॉक्टर कलाम हमें क्या छोड़ गए हैं? वो अपने पीछे एक मजबूत रक्षा प्रणाली छोड़ गए हैं। वो अपने पीछे एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम छोड़ गए हैं। वो अपने पीछे प्रेरणादायक किताबें छोड़ गए हैं। लेकिन इन सब से अधिक वो अपने पीछे एक विचार छोड़ गए हैं, कलाम का विचार। ये विचार है आत्मनिर्भरता का, कड़ी मेहनत का, विशाल सपने देखने का, ज्ञान का सम्मान करने का, सादगी से जीने का और सबसे अधिक एक अच्छा इंसान बनने का। ये विरासत किसी इमारत या मूर्ति की तरह नहीं जिसे समय नष्ट कर सके। ये एक जीवंत विरासत है जो हर उस भारतीय के दिल में धड़कती है जो अपने देश को महान बनाना चाहता है। आज भी जब कोई बच्चा आकाश में रॉकेट को जाते हुए देखता है तो वो कलाम साहब को याद करता है। आज भी जब कोई छात्र अपनी पहली असफलता पर निराश होता है तो विंग्स ऑफ फायर उसे फिर से उपस्थित होने की हिम्मत देती है। आज भी जब कोई नेता सादगी की बात करता है तो डॉक्टर कलाम का चेहरा सामने आ जाता है। वो भारतीय चेतना का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। वो एक ध्रुव तारे की तरह हैं जो हमें हमेशा सही दिशा दिखाते रहेंगे। उनका जीवन एक खुली किताब है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे हम जीवन भर सीख सकते हैं। वो चले गए, लेकिन वो अमर हैं, क्योंकि विचार कभी नहीं मरते, प्रेरणा कभी नहीं मरती। दोस्तों, इस लंबी और प्रेरणादायक यात्रा के अंत में जब हम डॉक्टर कलाम के जीवन को समग्र रूप से देखते हैं तो सवाल उठता है कि हमने उनसे क्या सीखा। पहली और सबसे विशाल सीख है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, ये तय नहीं करती कि आपका अंत कैसा होगा। आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपके निर्णय और आपके कर्म आपको परिभाषित करते हैं। दूसरी सीख है असफलता से प्यार करना। उन्होंने सिखाया कि असफलता सफलता की विरोधी नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है, एक सीढ़ी है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखकर और ज्यादा मजबूती से उठते हैं। तीसरी सीख है ज्ञान की निरंतर खोज। सीखना कभी बंद ना करें। दुनिया हर दिन बदल रही है और अगर आपको इसके साथ चलना है तो आपको एक आजीवन छात्र बने रहना होगा। चौथी सीख है सादगी की शक्ति। सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि सरलता और विनम्रता में निहित है। और पांचवी और अंतिम सीख है अपने देश से प्रेम करना। ये प्रेम सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि आपके काम में दिखना चाहिए। आप जो भी काम करें उसे इतनी शिद्दत से करें कि वो देश के विकास में एक छोटी सी ईंट ही सही पर शामिल हो सके। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है। वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे, एक विचार थे, एक प्रेरणा थे। इस लंबी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने जीवन में कुछ विशाल करने के लिए प्रेरित किया होगा। आपने इस पूरी ऑडियो बुक से कौन सी एक बात सीखी जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और किताबी कास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी प्रेरणादायक कहानी मिस ना करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि कलाम साहब की प्रेरणा की ये आग हर दिल तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, तब तक सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखिए। जय हिंद।